Hello everyone. So this is part 7 of class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. तो ये सीरीज़ का पार्ट 7 है. हमने प्रीवियस वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो उसका सेल ऑर्गेनल है फर्स्ट, उसके बारे में पढ़ लिया. अब इस वीडियो में हम 4 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे राइबोसोम्स, फिर पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस यानी कि या गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं उसको, फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम्स और उसके बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. तो एक एक कर हम सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसमें मैंने 2 चीज़ बताई थी कि एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ ईआर. जो रफ में बताया था कि उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पर मैंने सिंपली बता दिया था कि राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. तो इस वीडियो में हम राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली पढ़ेंगे. ठीक है. तो राइबोसोम्स कहाँ, उसका नेचर और उसका अकरेंस क्या है. राइबोसोम्स एक स्पेरिकल बॉल होती है, मतलब एक छोटी छोटी सी गोली गोली टाइप में होती हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं. राइबोसोम्स आर डेंस स्पेरिकल एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स और रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैंने बता दिया कि जो राइबोसोम्स थे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच थे. एक तो उस फॉर्म में हो सकते हैं, या राइबोसोम्स बहुत सारे ना सेल में ऐसे ही सेल की जो साइटोसोल्स होता है ना उसमें बहुत सारे ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें लिपिड प्रेजेंट नहीं रहता है. राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल था, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है. ये प्रोकैरियोटिक में भी रहते हैं और यूकैरियोटिक में भी रहते हैं. यानी कि जैसे कि जिसमें न्यूक्लियस सही से वेल डिफाइंड नहीं था उस वाली सेल में भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और जो यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सब कुछ है, उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन राइबोसोम्स एक जगह नहीं होते हैं जहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट होती है. जो मैमेलियन आरबीसी है वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. राइबोसोम्स का फंक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया कि इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका सबसे मेन काम होता है. ठीक है. अब हम अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस. इसको हम गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. ठीक है. इसका नेचर एंड अकरेंस. गोल्गी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि जो गोल्गी अपैरेटस है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है. फ्लूइड फिल्ड विद वेसिकल्स, वैक्यूल एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी. इसके अंदर वेसिकल्स, वैक्यूल्स और सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं. सिस्टर्नी यानी कि कुछ सैक लाइक प्रेजेंट होते हैं, कुछ थैले थैले से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब गोल्गी अपैरेटस हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं उसमें वेल डिफाइंड नहीं होते थे. हमने पढ़ लिया था डिफरेंस में प्लांट सेल और एनिमल सेल की. लेकिन एनिमल सेल में जो गोल्गी अपैरेटस है वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो गोल्गी अपैरेटस एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल. The plant cell contain mainly freely distributed subunit of Golgi apparatus called dictosomes. यानी कि जो प्लांट है, प्लांट सेल में वो ऐसे ही जैसे राइबोसोम्स फ्रीली पड़े रहते हैं ना, ऐसे साइटोसेल में ऐसे ही गोल्गी अपैरेटस पड़े रहते हैं. लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें अच्छे से पूरे मेम्ब्रेन बाउंडेड पड़े रहते हैं, मतलब होते हैं. जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं डिक्टोसोम्स. ठीक है. The cisternae are formed at one end of the stack called face of Golgi. They are bulged off and vesicle at the other face of Golgi apparatus called transphase of the Golgi. यानी कि जो कुछ सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है जो कि बल्ज थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, जैसे कि ये वाली, इसको सिस्टर्नी बोल रहे थे. ठीक है. इसको बोलते हैं सिस फेस. ठीक है. और एक होती है ट्रांसफेज, जो कि मतलब सिस और ट्रांस, जो हमारे कॉनकेव और सिस, या 2 तरह की सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है. एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस. एक तो सिस फेस की जो होती हैं वो बल्जिंग होती हैं एक एंड से, लेकिन जो ट्रांस वाली होती हैं वो दूसरी तरफ की होती हैं. तो ये वाली तो हो गई सिस की और ये वाली जो हो गई ये ट्रांस की. यानी कि जो नीचे की साइड है वो ट्रांस और जो ऐसे है वो सिस. ठीक है. अब ये जो प्लांट में जो सब यूनिट की तरह प्रेजेंट है वो प्लांट का बता दिया, और ये एनिमल में होती है.
ठीक है, मैंने चीज़ बताई थी कि जो सेल होती है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है। तो सेम जो गोल्गी अपैरेटस है उस देखो जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है पहले मेम्ब्रेन में, फिर रहता है स्मूथ के बाद आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस में सीक्रेटरी वेसिकल्स यानी कि वेसिकल्स की फॉर्म में, सिस की फॉर्म में, ट्रांस की फॉर्म में वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये पूरा रूट ही ये प्रेजेंट रहता है सेल में। मैंने कि यानी कि न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये सारी चीज़ें इसमें लाइन से प्रेजेंट रहती हैं। देखो यहाँ पे वेसिकल्स बता रखे हैं, सिस्टर्नी, सिस और ट्रांसफेज बता रखा है, ये पूरा इसमें बता रखा है। ठीक है, ये राइबोसोम्स की बता दी कि ये सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट, ये मैसेंजर आरएनए, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड और ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इन्होंने इसका बता दिया। अब हम बात करते हैं कि गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है। हमने गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ लिया कि वो सिस फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है। ये प्लांट में कम खाली ऐसे ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं, लेकिन एनिमल में वेल डिफाइन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही पूरे जुड़े हुए रहते हैं, पूरे सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, इसके दो फेज पढ़ लिए, सिस और ट्रांस। सिस जो होता है वो बल्जिंग होता है और ट्रांस जो होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। मेन फंक्शन इज गोल्गी अपैरेटस इज सीक्रेटरी, ये सीक्रेटरी सेल होती हैं। ठीक है, इट पैकेज मटेरियल सिंथेसिस इन द सेल, ये मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम करती हैं। ठीक है, देम आइदर टू इंटरसेलुलर टारगेट सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, यानी कि जो मटेरियल का पैकेजिंग करने का और सिंथेसिस करने का काम होता है और उसको डिस्पैच करने का काम होता है। या तो इंटरसेलुलर टारगेट जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि इंट्रा में आ गई और एक्स्ट्रा में आ गई लाइसोसोम्स, इन सबको पैकेज करने का काम होता है इसका गोल्गी अपैरेटस का। यानी कि या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जैसे कि लाइसोसोम्स का। ठीक है, इट प्रोड्यूस वैक्यूल एंड सीक्रेटरी वेसिकल विच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज। ये इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे सीक्रेशन प्रेजेंट हो जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है इसके वैक्यूल में गोल्गी अपैरेटस के। यानी कि गोल्गी अपैरेटस का काम है, ये सीक्रेटरी सेल है, ये पैकेजिंग में हेल्प करती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से और अंदर से लाइसोसोम्स को। ठीक है, और इसके अंदर वैक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उसमें एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब प्रेजेंट रहता है। गोल्गी अपैरेटस आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स, इनके सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व रहती है गोल्गी अपैरेटस। अब हम फोर्थ सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं, लाइसोसोम्स। ठीक है, नेचर एंड अकरेंस। लाइसोसोम्स आर द सिंपल टिनी स्पेरिकल शेक लाइक स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि राइबोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे साइटोप्लाज्म में, छोटे छोटे ऐसे ही लाइसोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी ग्लोबुलर थे और ये भी स्पेरिकल शेप के ही होते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। Each lysosome is a small vesicle surrounded a single membrane and contain powerful enzyme. लाइसोसोम के चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट होता है। द एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एंड बैक्टीरिया ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जो लाइसोसोम की जो एंजाइम है उसका काम क्या होता है, जितने डाइजेशन कराना और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन कराना। लाइसोजाइमल एंजाइम्स आर मेड बाई RER, और जो इसकी एंजाइम जो होती है वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी एंजाइम बनाती है लाइसोसोम की। ठीक है, मतलब लाइसोसोम जो है एक सिंपल एक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्पेरिकल बोल सकते हैं, वो सेल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक सिंगल मेम्ब्रेन रहती है इसके चारों तरफ और इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ रहता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करा रहा है और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करा रहा है। अब इसके फंक्शन देखते हैं अच्छे से। लाइसोसोम्स सर्व एज अ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प कराता है ब्रेकिंग डाउन में। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं सेल में जैसे कि बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए या हार्मफुल चीज़ें आ गई सेल में, उन सबको खा लेता है ये। इट रिमूव
मतलब डिस्ट्रॉय कर लेता है, ये बोल सकते हैं। इट ऑल्सो रिमूव द वर्न आउट ऑफ पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनल बाई डाइजेस्टिंग दैम। जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं सेल ऑर्गेनल जो भी बेकार होते हैं, बेकार हो गए हैं, उनका वो खा जाता है, ये इसका ये काम होता है। दे रिमूव सेल डेब्रीज एंड आल्सो नोन एज डिमोलिशन स्क्वायर स्केवेंजर एंड सेलुलर हाउसकीपर। ये एक हाउसकीपर की तरह काम करता है सेल का। ये जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी सब चीज़ें होती है ना, उनको खा लेता है, उनको रिमूव कर देता है सेल से। इट इज़ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट में डिस्पोजल सिस्टम होता है, ऐसे ही सेल का एक डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देता है, फॉरेन पार्टिकल्स को आने नहीं देता है अंदर। ये बहुत अच्छा काम करता है। During breakdown of cellular structure, when the cell got damaged, lysozyme may burst and enzyme eat up with their own cell। जब कोई भी सेल ब्रेक डाउन हो रही है या कोई सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, वो फट जाता है और उसकी एंजाइम निकल जाती है बाहर। वो एंजाइम क्या काम करती है, जितना भी सेल होता है उसको खा लेता है। Therefore, lysosomes are also known as suicidal bag of cell। तो ये सेल का suicidal bag भी बोला जाता है सेल लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम बहुत अच्छा काम करता है सेल में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेल ऑर्गेनल की, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके नेचर एंड अकरेंस। माइटोकॉन्ड्रिया टिनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप, सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड एंड द स्पेरिकल एंड साइज 2 माइक्रोमीटर से 2.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर बोल रही हूँ, सॉरी, मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक इसकी साइज़ होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एक टिनी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि सिलेंडर शेप में भी हो सकती हैं, रॉड शेप में भी हो सकती हैं, स्पेरिकल शेप में भी हो सकती हैं। मतलब इनकी जो शेप होती है वो वेरी होती है। इसकी साइज़ 0.2 से 2 तक होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब जैसे अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगह प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, 2 मेम्ब्रेन इसकी होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो होती है पोरस और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड टाइप में होती है। दीज फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टे, इस फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में एब्सेंट रहती हैं और बैक्टीरिया में एब्सेंट रहती हैं। यानी कि इस टाइप से होती है, यानी कि ये तो डबल में, ये तो सिंगल आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड टाइप में होंगे, ऐसे ये इनर मेम्ब्रेन हो गई इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सबसे मेन काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ये साइट है। दे यूज मॉलिकुलर ऑक्सीजन फॉर एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर वेपर। यानी कि ये ऑक्सीजन को लेते हैं और जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है सेल में, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और CO2 और वाटर रिमूव आउट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ATP, एनर्जी रिच कंपाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है एनर्जी बनाना। हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी देने का काम किसका होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करा रही है सेल को, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज यूज्ड बाय द सेल। जो एनर्जी यूज होती है वो ATP की फॉर्म में होती है, वो यूज़ करती है सेल। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ATP इज जनरली नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को हम एनर्जी कैरियर, यानी कि जो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है सेल की, उसको वो बोलते हैं। बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड और सेकंड मैकेनिकल वर्क। जो बॉडी, हमारी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एनर्जी स्टोर कराती है, यानी कि ये मतलब जो हमारी बॉडी है वो ATP को स्टोर करती है एनर्जी की फॉर्म में। किस किस काम के लिए ATP यूज़ होती है? या तो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ होती है या केमिकल कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि जो ATP का काम है वो 2 काम है, मैकेनिकल वर्क करना और केमिकल कंपाउंड को सिंथेसिस करना। They are able to make some of their own protein, so they are regarded as semi autonomous organelle। ये अपनी खुद की प्रोटीन बनाती है
जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो मतलब वो खुद की प्रोटीन बनाती है, तो इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, यानी कि जो खुद का काम अपने आप करती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी पूरा पढ़ लिया कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बना रही है, इसका काम पढ़ लिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, हमने लाइसोसोम का काम पढ़ लिया कि वो बैक्टीरिया जो फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन कराती है, ये सब पढ़ लिया। गोल्गी अपैरेटस का काम पढ़ लिया कि वो पैकेजिंग में हेल्प कराती है, एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब इसमें सीक्रेट होते हैं। हमने गोल्गी का भी पढ़ लिया पूरा, और हमने पढ़ा राइबोसोम का जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।